बीए थर्ड सेमेस्टर का सोशियोलॉजी का हम इम्पोर्टेंट टॉपिक लाए हैं जो कि आपके पेपर में महत्वपूर्ण योगदान देगा। तो समय बिना बर्बाद किए हम टॉपिक पर चलते हैं कि बीए थर्ड सेमेस्टर के पहले टॉपिक को बता दें कि आधुनिकीकरण की 4 विशेषताएं लिखिए। आधुनिकीकरण की 4 विशेषताएं लिखिए। तो आधुनिकीकरण की 4 विशेषताएं में पहला होता है शिक्षा का प्रयास। शिक्षा का प्रयास। दूसरा होता है प्रत्येक व्यक्ति के आय में वृद्धि। प्रत्येक व्यक्ति के आय में वृद्धि। तीसरा इसका हो गया नगरीय जनसंख्या में वृद्धि। तीसरा क्या हो गया? नगरीय जनसंख्या में वृद्धि। उसके बाद से चौथा हो गया संचार साधन में विकास। संचार साधन में विकास। तीसरा और चौथा। तो आधुनिकीकरण की 4 विशेषताएं में पहला शिक्षा का प्रयास, दूसरा प्रत्येक व्यक्ति के आय में वृद्धि, तीसरा नगरीय जनसंख्या में वृद्धि और चौथा संचार साधन में विकास। अब जो इसका दूसरा टॉपिक है कि सामाजिक आंदोलन का अर्थ क्या होता है तथा सामाजिक आंदोलन की परिभाषा क्या होती है। सामाजिक आंदोलन का अर्थ एवं परिभाषा। तो सामाजिक आंदोलन का अर्थ होता है सामाजिक परिवर्तन को प्रभावित करना तथा उसके लक्ष्य को पाने के लिए अभियान चलाना। ये हो गया सामाजिक आंदोलन का अर्थ। सामाजिक परिवर्तन को प्रभावित करना और लक्ष्य को पाने के लिए अभियान चलाना, ये अर्थ हुआ। और सामाजिक आंदोलन की परिभाषा पूछी जाएगी तो होगा सामाजिक आंदोलन सामान्य लक्ष्यों से बंधे हुए नागरिकों के समूहों एवं समुदायों का ऐसा संयुक्त प्रयास है जो उनके सामाजिक मुद्दों के वर्चस्व का विरोध करती है। फिर से सामाजिक आंदोलन सामान्य लक्ष्यों से बंधे हुए नागरिकों के समूहों एवं समुदायों का ऐसा संयुक्त प्रयास है जो उनके सामाजिक मुद्दों के वर्चस्व का विरोध करती है। तीसरा बता दें इसमें सामाजिक आंदोलन की प्रथाएं। तो पहला था सती प्रथा, फिर दूसरा पुनर्विवाह, और एक था बाल विवाह, बाल विवाह। तो सती प्रथा में होता क्या था कि जिस पत्नी के पति मर जाता था उस विधवा पत्नी को उसी के चिता पर जला दिया जाता था। कई की रजामंदी होती थी, कई को जबरन या मजबूर कर दिया जाता था और उस समय उस महिला को सती या पवित्र माना जाता था। पुनर्विवाह में क्या होता था कि पति के मृत्यु के तुरंत बाद उनका विवाह कर दिया जाता था। और बाल विवाह में क्या होता था कि जितने भी माने 6 से 14 वर्ष के बच्चियां होती थी, क्या होता था उस समय उनका शादी कर दिया जाता था। उस समय नागरिकता का कोई दिन नहीं था, जो कि अब 21 वर्ष 18 वर्ष है लड़के लड़कियों के लिए। पहले यह कानून नहीं था। सती प्रथा को राजा राम मोहन राय ने हटा दिया और ये बाल विवाह को लाला लाजपत राय ने हटा दिया। खैर बाल विवाह भी कहीं कहीं मौजूद है, जैसे राजस्थान को ले लीजिए, तत्काल में 2-3 शादियां हुई है, लेकिन इसको अब पुनः हरदम के लिए हटा दिया जाएगा। सामाजिक आंदोलन के बाद तीसरा आता है प्रगति किसे कहते हैं। प्रगति किसे कहते हैं? तीसरा प्रगति किसे कहते हैं? तो प्रगति के बारे में बता दें कि धीरे धीरे सुधार करना या किसी लक्ष्य को उपयोगिता बनाकर उसके करीब पहुंच जाना या उसको पा लेना ही प्रगति कहलाता है। प्रगति धीरे धीरे सुधार करना या किसी लक्ष्य को उपयोगिता बनाकर उसके करीब पहुंच जाना या उसको पा लेना ही प्रगति कहलाता है। चौथा टॉपिक है संस्कृतिकरण। संस्कृतिकरण किसे कहते हैं? तो संस्कृतिकरण बताते व्यक्ति के ताकतों के संपर्क के माध्यम से जो संस्कृति सीखी जाती है उसे संस्कृतिकरण कहते हैं। क्या होता है संस्कृतिकरण? व्यक्ति के ताकतों के संपर्क के माध्यम से जो संस्कृति सीखी जाती है उसे हम संस्कृतिकरण कहते हैं। इसमें क्या होता है कि निचला जो पायदान के श्रेणी के व्यक्ति होते हैं वो सदैव ऊपर पायदान की ओर जाना चाहते हैं।
निचले पायदान के श्रेणी के जो व्यक्ति होते हैं वो ऊपर पायदान पर जाने का सदैव प्रयास करते हैं। और संस्कृतिकरण में परिवर्तन के लिए दो मुख्य भूमिका निभाती है। कौन कौन से? एक होता है आधुनिकरण और एक होता है धर्मनिरपेक्षता। तो ये संस्कृतिकरण के बारे में था कि व्यक्ति के ताकतों के संपर्क के माध्यम से जो संस्कृति सीखी जाती है उसे संस्कृतिकरण कहते हैं। इसे निचले पायदान के व्यक्ति ऊपर पायदान की ओर जाना चाहते हैं और इसमें दो परिवर्तन होता है, एक आधुनिकरण और एक धर्मनिरपेक्षता। आप बता दें कि दलित वर्गों की मांगों में क्या क्या बाधाएं आई, उनकी क्या मांग थी। पांचवा है कि दलित वर्ग की मांग। तो इनके दलित वर्ग की मांग 3 थी। पहला था समान न्याय का प्रयास। क्या था? समान न्याय का प्रयास। दूसरा था समुदाय को सशक्त बनाना। और तीसरा था जाति उत्पीड़न। ये हो गए दलित वर्ग की मांग। दलित वर्ग की 3 मांगे थी, समान न्याय का प्रयास, समुदाय को सशक्त बनाना और जाति उत्पीड़न। और पांचवा बता दें कि पांचवा तो हो गया, छठा चीज है जो टॉपिक वो है सार्वभौमिकरण एवं संकुचितीकरण का मतलब। सार्वभौमिकरण एवं संकुचितीकरण का मतलब क्या होता है? संकुचितीकरण का मतलब क्या होता है? तो सार्वभौमिकरण का मतलब बता दें। सार्वभौमिकरण का तात्पर्य न केवल वैश्विक मुद्दों से है बल्कि हमारी सौरमंडल, हमारी आकाश गंगा और विभिन्न क्षेत्रों में फैली तकनीकी, सामाजिक, आर्थिक एवं संस्कृति को बचाने हेतु मानव ध्यान केंद्रित करने के लिए सार्वभौमिकरण आया। और बता दें कि सार्वभौमिकरण सामान्य भाषा में क्या कहते हैं, इनके बारे में डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन ने बताया था कि शिक्षा केवल आजीविका पैसा कमाने का साधन नहीं है बल्कि हमारे विचारों की जन्मस्थली है। फिर से बोलते हैं कि सार्वभौमिकरण का तात्पर्य न केवल वैश्विक मुद्दों से है बल्कि हमारी सौरमंडल, हमारी आकाशगंगा और विभिन्न क्षेत्रों में फैली तकनीकी, सामाजिक, आर्थिक और संस्कृति को बचाने हेतु मानव ध्यान को केंद्रित किया जाता है। और इसके बारे में डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन ने कहा था कि शिक्षा केवल आजीविका पैसा कमाने का साधन नहीं है बल्कि हमारे विचारों की जन्मस्थली है। उसके बाद बताते हैं कि संकुचितीकरण किसे कहते हैं। तो संकुचितीकरण इसी में छिपा है, इसी शब्द में उसका परिभाषा छिपा है। सीमित मात्रा या प्रतिबंधित मात्रा को क्या कहते हैं? संकुचितीकरण कहते हैं। संकुचितीकरण माने सीमित मात्रा या प्रतिबंधित मात्रा। तो ये आपका हो गया छठा टॉपिक, सार्वभौमिकरण और संकुचितीकरण का मतलब। अब जो 7वां टॉपिक है कि समाज परिवर्तन जो क्या है, रेखीय और जो ये सामाजिक परिवर्तन है ना, सामाजिक परिवर्तन को क्या चक्र और रेखीय सिद्धांत बताइए। चक्र और रेखीय सिद्धांत बताइए। तो सामाजिक परिवर्तन के 2 सिद्धांत हैं। कौन कौन से? चक्र और रेखीय सिद्धांत। तो चक्र सिद्धांत क्या कहता है कि समाज परिवर्तन में एक चक्र लगा रहता है जिसमें परिवर्तन की उत्पत्ति की अवस्था से प्रारंभ होकर पुनः उसी अवस्था में आ जाता है जिसे चक्र सिद्धांत कहते हैं। उसके बाद से रेखीय सिद्धांत क्या कहता है? यह विकास या क्रमोत्तर आगे की तरफ बढ़ता रहता है, यानी एक अवस्था में जाने के बाद पुनः वह इसी अवस्था में नहीं लौटता है। यह रेखीय सिद्धांत कहता है। और चक्र सिद्धांत क्या कहता है कि परिवर्तन की उत्पत्ति की अवस्था से प्रारंभ होकर पुनः उसी अवस्था में वापस लौटने की प्रक्रिया को सामाजिक परिवर्तन का चक्र सिद्धांत कहते हैं। और जो विकास या क्रमोत्तर के रूप में आगे बढ़ता है, एक अवस्था से लौटने के बाद पुनः उसी अवस्था में नहीं आता है, उसे सामाजिक परिवर्तन का रेखीय सिद्धांत कहते हैं। उसके बाद से बता दें कि वैश्वीकरण किसे कहते हैं। वैश्वीकरण किसे कहते हैं? तो दुनिया भर में लोगों, सरकारों और कंपनियों के बीच बातचीत और एकीकरण की प्रक्रिया ही वैश्वीकरण कहलाती है। दुनिया भर में लोगों, सरकारों और कंपनियों के बीच
बातचीत और एकीकरण की प्रक्रिया ही वैश्वीकरण कहलाती है। अब बता दें 9वां टॉपिक, उद्विकास। उद्विकास किसे कहते हैं? तो उद्विकास की खोज हार्बर्ट स्पेंसर ने की थी और उसके बारे में बताया था कि जीवित जनसंख्या में हमेशा अनुकूलता द्वारा पीढ़ी दर पीढ़ी जो स्थानांतरित होता है उसे उद्विकास कहते हैं। जीवित जनसंख्या में हमेशा अनुकूलता द्वारा जो पीढ़ी दर पीढ़ी स्थानांतरित होते हैं उसे उद्विकास कहते हैं। 10वां बता दें, श्रमिक आंदोलन। श्रमिक आंदोलन, तो श्रमिक आंदोलन बता दें कि क्या कहता है कि यह श्रमिक आंदोलन में यह क्या किसानों का या श्रमिकों का आंदोलन है। यह एक ऐसी पहल है जिसमें कर्मचारी या मजदूर अपनी बात रखने के लिए अपने काम के मांग के खिलाफ वेतन, जैसे जितने घंटे काम करें उसके अपेक्षा वेतन लेने के लिए एक बैठक बुलाते हैं जिसे श्रमिक आंदोलन कहते हैं। यानी यह एक ऐसी पहल है जिसमें कर्मचारी या मजदूर अपनी बात रखने के लिए एक टीम गठित करते हैं, उसे श्रमिक आंदोलन कहते हैं। 11वां बता दें, संरचना। तो संरचना माने किसी भी चीज का ढांचा तैयार करना। तो इसी से पता लगाते हैं किसी चीज के भागों की योजना बनाना तथा उसे व्यवस्थित करना ही संरचना कहलाता है। किसी चीज के भागों की योजना बनाना तथा उसे व्यवस्थित करना संरचना कहलाता है। 12वां है कि भारत में जब महिला आंदोलन आया उसके बाद से महिलाओं में क्या विकास देखने को मिला। तो बता दें 12वां है, भारत महिलाओं के आंदोलन के बाद क्या हुआ, महिलाओं में क्या सुधार आया। तो ये अक्सर आपके 500 शब्दों में पूछा जाने वाला प्रश्न है। तो भारत महिला आंदोलन के बारे में बता दें कि जब से यह महिला आंदोलन लागू हुआ तब से महिलाएं पुरुषों की बराबरी करने लगी, अपने समुदायों को सशक्त बनाने लगी और क्या अपना बात खुद टारगेट करने लगी, यानी अपने लक्ष्य को पाने के लिए क्या करने लगी, प्रयास करने लगी। भारत महिला आंदोलन सामाजिक मुद्दों से निपटने लगी, पुरुषों की बराबरी करने लगी और समुदायों को सशक्त बनाने लगी। उसके बाद से 1800 की दशक में एक नारीवाद की लहर आई। नारीवाद की लहर पूरी दुनिया में फैल गई, जिसके बाद महिलाएं हर एक क्षेत्र, जैसे सरकारी नौकरी हो, कल हो, कारखाना हो, दफ्तर हो, बिजनेस हो, हर एक कार्य में क्या हुआ, महिलाएं पुरुषों के समान बराबरी करने लगी और पुरुषों की बात कंधे से कंधे मिलाकर खड़ी हो गई। 1800 दशक के बाद नारीवाद की लहर आई जो पूरी दुनिया में फैल गई, जिसके बाद महिलाएं सरकारी नौकरी हो, कल कारखाना हो, दफ्तर हो, बिजनेस हो, सब में महिलाएं पुरुषों को एक समान कंधे से कंधे मिलाने लगी। और देखा गया कि अब महिलाएं आगे निकल रही हैं, तो उनके लिए क्या किया गया, समाज से अपमानजनक प्रथाओं को दूर किया गया और उनकी रक्षा के लिए नए नए कानून स्वीकृत किए गए, जिससे महिलाएं क्या हो गए, आसानी से हर एक क्षेत्र में जा सके। और देखा गया कि ये अब आगे निकल रही है तो समाज में इनके लिए एक विशेष दर्जा दिया गया और विशेष दर्जा देने के बाद क्या हुआ कि महिलाएं अब हर एक क्षेत्र में आसानी के रूप से जा सकती थी। और देख लीजिए इसका परिणाम, खेल कूद हो या शिक्षा क्षेत्र हो या अन्य तकनीकी क्षेत्र हो, महिलाएं जो हैं वो पुरुषों से आगे निकल चुकी हैं। और बहुत सारी ऐसी महिलाएं हैं जो हमारे देश में ही नहीं पूरे विश्व में परचम लहराया है। तो यह 12 टॉपिक था जो समाज शास्त्र के लिए बेसिक इंपॉर्टेंट टॉपिक था। ये था जैसे मौखिक, हम इसका नोट्स बना के तैयार करेंगे, बाद में इसको देंगे। तो ये था आपका मौखिक 12 टॉपिक जो पेपर के दृष्टि से महत्वपूर्ण था। अब फिर टॉपिक लाएंगे एडुकेशन का ऐसे ही। तो आज के लिए बस इतना ही।